शुभ प्रभात। घटना स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और घटना चक्र समसामयिकी करंट अफेयर विशेष रूप से आय दृष्टि पर आधारित समसामयिकी प्रश्नों पर आधारित ये वीडियो रहेगा। और इस वीडियो में हाल ही में घटित होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं पर प्रश्न होंगे जो आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। और इस वीडियो में लगभग 15 प्रश्न होंगे। समसामयिकी घटनाओं पर आधारित ये वीडियो आप लोगों को डेली मॉर्निंग में 5 बजे मिल जाया करेगी। डेली वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज 1 जनवरी 2024 है और आज से हम डेली वीडियो मॉर्निंग में 5 बजे अपडेट कर दिया करेंगे या अपलोड कर दिया करेंगे। प्रश्न है 29 नवंबर 2023 को किस देश के पूर्व विदेश मंत्री और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता हेनरी किसिंजर का निधन हुआ है? राइट आंसर है सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। हेनरी किसिंजर से संबंधित अन्य तथ्य हैं। हेनरी किसिंजर पूर्व अमेरिकी विदेश मंत्री तथा नोबेल शांति पुरस्कार विजेता हैं। चर्चा में क्यों रहे हैं? 29 नवंबर 2023 को इनका निधन हो गया और वह 100 वर्ष के थे। उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका के 2 राष्ट्रपतियों के साथ काम किया और विदेश नीति पर अमिट छाप छोड़ी। वर्ष 1973 से 1977 तक अमेरिका विदेश मंत्री तथा वर्ष 1969 से 1975 तक संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रहे। उन्हें वर्ष 1973 में उत्तरी वियतनाम के ले डक थो के साथ संयुक्त रूप से शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है 28 नवंबर 2023 को किसी UNHCR द्वारा वर्ष 2023 के नेल्सन शरणार्थी पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। राइट आंसर है ए, अब्दुल्लाही मीरे। संबंधित अन्य तथ्य हैं। नेल्सन शरणार्थी पुरस्कार 2023 28 नवंबर 2023 को सोमालिया के पत्रकार एवं पूर्व शरणार्थी अब्दुल्लाही मीरे को यह पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। इन्होंने केन्या में विस्थापित बच्चों और युवाओं के हाथों 1 लाख किताबें सौंपते हुए शिक्षा के अधिकार की वकालत की। यह पुरस्कार उन व्यक्तियों, समूहों तथा संगठनों को दिया जाता है जो शरणार्थियों विस्थापितों की सुरक्षा के लिए असाधारण ढंग से मदद करते हैं। इस पुरस्कार का नाम नॉर्वे के वैज्ञानिक फ्रीड जोसेफ नेल्सन के नाम पर रखा गया है, जो वर्ष 1920 से 1930 तक लीग ऑफ नेशंस शरणार्थियों के लिए पहले में हाई कमिश्नर थे। UNHCR ने उनकी स्मृति में वर्ष 1954 में इस पुरस्कार को शुरू किया था। अगला प्रश्न है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है 3 से 5 जनवरी 2024 के मध्य 109वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब में आयोजित होगा। दूसरा कथन है इसका थीम महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास है। पूछा गया है उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? राइट आंसर है ए, केवल पहला कथन सही है। 3 से 5 जनवरी 2024 के मध्य 109वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटीज पंजाब में आयोजित होगा। इससे संबंधित अन्य तथ्य हैं। 109वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस आयोजित होगा कब? 3 से 5 जनवरी 2024 तक।
कहाँ लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी फगवाड़ा पंजाब में, इसके द्वारा द इंडियन साइंसेस कांग्रेस एसोसिएशन के द्वारा, और इसका मुख्य विषय है सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर वैश्विक परिप्रेक्ष्य। ज्ञातव्य है कि 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस 3 से 7 जनवरी 2023 के मध्य RTM नागपुर यूनिवर्सिटी नागपुर में आयोजित हुआ था। रिलेटेड स्ट्रेटेजी के हैं, द इंडियन साइंसेस कांग्रेस एसोसिएशन की स्थापना वर्ष 1914 में हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत नॉर्डिक बाल्टिक व्यापार संगोष्ठी 2023 से संबंधित निम्नवत कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह संगोष्ठी 22 से 23 नवंबर 2023 के मध्य नई दिल्ली में आयोजित हुई। दूसरा कथन है, इस संगोष्ठी का यह दूसरा संस्करण था। तीसरा कथन है, नॉर्डिक बाल्टिक समूह में कुल 8 देश शामिल हैं। पूछा गया है उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो इसका राइट आंसर है डी, सभी। उपरोक्त सभी कथन सही हैं। यह संगोष्ठी 22 से 23 नवंबर 2023 के मध्य नई दिल्ली में आयोजित हुई और इस संगोष्ठी का यह दूसरा संस्करण है। नॉर्डिक बाल्टिक समूह में कुल 8 देश शामिल हैं। इससे संबंधित अन्य तथ्य हैं, भारत नॉर्डिक बाल्टिक व्यापार संगोष्ठी 2023 आयोजित हुई है 22 से 23 नवंबर 2023 को। कहाँ? नई दिल्ली, भारत में। किसने आयोजित किया है? भारतीय उद्योग परिसंघ ने। किसके सहयोग से? विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से, और यह इसका दूसरा संस्करण है। भारत और नॉर्डिक बाल्टिक 8 देशों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करना इसका उद्देश्य है। नॉर्डिक बाल्टिक 8 NB8 देशों के बारे में जान लेते हैं। यह एक क्षेत्रीय सहयोग प्रारूप है और इसमें शामिल देश हैं 5 नॉर्डिक देश, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, 3 बाल्टिक देश, एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया। और यह समूह भौगोलिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक और ऐतिहासिक संबंधों को साझा करता है, जो विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग और सहभागिता को बढ़ावा देता है। अगला प्रश्न है, बीमा लोकपाल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन बी 11 नवंबर को। बीमा लोकपाल दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। इससे संबंधित अन्य तथ्य हैं, बीमा लोकपाल दिवस मनाया गया 11 नवंबर 2023 को। किसके द्वारा? बीमा लोकपाल परिषद के द्वारा, और इसका उद्देश्य है सभी के लिए बीमा कवर पर जोर देना। उल्लेखनीय है कि बीमा लोकपाल संस्थान की स्थापना भारत सरकार द्वारा लोक शिकायत निवारण नियम 1998 के तहत की गई थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश की सरकार ने किस तारीख को मांस रहित दिवस घोषित किया है? राइट आंसर है सी 25 नवंबर को मांस रहित दिवस मनाने की घोषणा किसने की है? उत्तर प्रदेश सरकार ने। कब? प्रतिवर्ष 25 नवंबर को। पहली बार यह मनाया गया था 25 नवंबर 2023 को, और यह दिवस साधु PL वासवानी की जयंती 25 नवंबर के अवसर पर घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, 27 नवंबर 2023 को जावेरी लाल मेहता का निधन हो गया। वह थे, तो राइट आंसर है डी, फोटो पत्रकार। जावेरी लाल मेहता से संबंधित अन्य तथ्य हैं, ये गुजरात के प्रसिद्ध फोटो पत्रकार हैं जावेरी लाल मेहता। चर्चा में क्यों रहे हैं? 27 नवंबर 2023 को इनका निधन हो गया, इसीलिए ये चर्चा में रहे। उन्होंने कई दशक तक प्रमुख दैनिक गुजरात समाचार के लिए काम किया और उन्हें वर्ष 2018 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है,
विश्व COPD दिवस से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह प्रतिवर्ष नवंबर माह के तीसरे बुधवार को मनाया जाता है। और दूसरा कथन है, वर्ष 2023 में इसका मुख्य विषय है ब्रीदिंग इज लाइफ एक्ट ईयरलाइन, लाइफ एक्ट ईयरलाइन, ब्रीदिंग इज लाइफ एक्ट ईयरलाइन। इसके दोनों कथन सही हैं, पहला और दूसरा दोनों कथन सही हैं। इससे संबंधित अन्य तथ्य हैं, विश्व क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज COPD दिवस 2023 मनाया जाता है प्रतिवर्ष नवंबर माह के तीसरे बुधवार को, और इसका मुख्य विषय है ब्रीदिंग इज लाइफ एक्ट ईयरलाइन। इसका उद्देश्य है दुनिया भर में CPOD के बोझ को कम करने हेतु जागरूकता बढ़ाना, ज्ञान साझा करना आदि, और यह पहली बार मनाया गया था वर्ष 2002 में। इस दिवस का आयोजन ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज GOLD द्वारा मनाया जाता है। COPD के मुख्यतः दो रूप क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फीसेमा हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2023 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, 26 नवंबर 2023 को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के अवसर पर गुवाहाटी असम में आयोजित एक समारोह में यह पुरस्कार प्रदान किया गया। दूसरा कथन है, केंद्र सरकार ने वर्ष 2018 में राष्ट्रीय गोकुल मिशन की शुरुआत की थी। पूछा गया है, उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है या सही है? तो राइट आंसर है ए, केवल पहला कथन सही है। 26 नवंबर 2023 को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के अवसर पर गुवाहाटी असम में आयोजित एक समारोह में यह पुरस्कार प्रदान किया गया, मतलब राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2023 प्रदान किए गए। इससे संबंधित अन्य तथ्य हैं, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2023 26 नवंबर 2023 को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के अवसर पर गुवाहाटी असम में आयोजित एक समारोह में यह पुरस्कार दिया गया। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने यह पुरस्कार प्रदान किया। निम्न 3 श्रेणियों में प्रदान किए गए प्रमुख पुरस्कार कुछ इस प्रकार हैं। पहली श्रेणी के अंतर्गत स्वदेशी गाय भैंस नस्ल का पालन करने वाले सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसानों को यह पुरस्कार दिया गया, और इसमें प्रथम पुरस्कार राम सिंह करनाल हरियाणा को दिया गया, और द्वितीय पुरस्कार नीलेश मगन भाई अहीर सूरत गुजरात, और तृतीय पुरस्कार वृंदा सिद्धार्थ शाह वलसाड गुजरात एवं राहुल मनोहर खैरनार नासिक महाराष्ट्र। दूसरी श्रेणी के अंतर्गत दिए गए पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति दुग्ध उत्पादक कंपनी डेयरी किसान उत्पादक संगठन के अंतर्गत प्रथम पुरस्कार पुलपल्ली क्षीरोल पदक सहकारण संगम डी लिमिटेड वायनाड केरल को दिया गया, और द्वितीय पुरस्कार TM होसूर मिल्क प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड सहकारी समिति मांड्या कर्नाटक को दिया गया, और तृतीय पुरस्कार MS 158 नाथम को विलपट्टी दुग्ध उत्पाद सहकारी समिति डिंडीगुल तमिलनाडु को दिया गया। और सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीकी पुरस्कार के अंतर्गत पहला पुरस्कार दिया गया है सुमन कुमार शाह अररिया बिहार से संबंधित है, और द्वितीय पुरस्कार दिया गया है अनिल कुमार प्रधान अंगुल ओडिशा को, और तृतीय पुरस्कार दिया गया है मधु प्रसाद राव श्रीकाकुलम आंध्र प्रदेश को। और यह पुरस्कार पशुधन और डेयरी क्षेत्र के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कारों में से एक है। इसका उद्देश्य स्वदेशी पशुओं को पालने वाले किसानों, AI तकनीशियनों और डेयरी सहकारी समितियों
दुग्ध उत्पादक कंपनी, डेयरी किसान उत्पादक संगठनों जैसे इस क्षेत्र में काम कर रही इकाइयों, लोगों को पहचानना और प्रोत्साहित करना है। पहली 2 श्रेणियों में पुरस्कार के रूप में प्रथम रैंक के लिए 5 लाख रुपए, दूसरी रैंक के लिए 3 लाख रुपए और तीसरी रैंक के लिए 2 लाख रुपए दिए गए हैं। तृतीय श्रेणी में पुरस्कार के तहत केवल योग्यता प्रमाण पत्र और एक स्मृति चिन्ह प्रदान किया जाता है। और उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने स्वदेशी गो जातीय नस्लों के संरक्षण और विकास के उद्देश्य से दिसंबर 2014 में राष्ट्रीय गो जाति प्रजनन और डेयरी विकास कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय गोकुल मिशन शुरू किया था। अगला प्रश्न है, नवंबर 2023 में विश्व कोल एसोसिएशन WCA का नया नाम फ्यूचर कोल ग्लोबल अलायंस फॉर सस्टेनेबल कोल रखा गया है। WCO की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर है सी, वर्ष 1985 में। इससे संबंधित अन्य तथ्य हैं, विश्व कोल एसोसिएशन WCA का नया नाम रखा गया है फ्यूचर कोल ग्लोबल अलायंस फॉर सस्टेनेबल कोल। कब यह नाम रखा गया है? नवंबर 2023 में। और इसका उद्देश्य है कोयला मूल्य श्रृंखला का आधुनिकीकरण और एक स्थायी मार्ग बनाना। WCA को बंद कर दिया गया लगभग 4 दशकों के बाद। और विशेष तथ्य के अंतर्गत विश्व कोयला संघ WCA एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी गैर सरकारी संघ है और इसकी स्थापना वर्ष 1985 में हुई थी। इसका मुख्यालय लंदन यूनाइटेड किंगडम में स्थित है और इस संघ को पहले विश्व कोयला संस्थान WCI कहा जाता था। नवंबर 2010 में इसका नाम बदलकर विश्व कोयला संघ कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, ओडिशा अनुसंधान केंद्र के संबंध में विकल्पों में कौन सा तथ्य सही नहीं है? सही नहीं है पूछा गया है। पहला कथन है 26 नवंबर 2023 को केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा के भुवनेश्वर में ओडिशा अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया। दूसरा कथन है उन्होंने इसका उद्घाटन छत्तीसगढ़ और ओडिशा के राज्यपाल के साथ किया। और तीसरा कथन है इस केंद्र का उद्देश्य ओडिशा की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, अर्थव्यवस्था और समाज के विविध और सूक्ष्म आयामों का पता लगाने हेतु नवीन ज्ञान वाले ढांचे का विकास करना है। तीसरा और चौथा कथन है इस केंद्र की स्थापना भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से की गई। तो इसमें डी वाला कथन गलत है, बाकी के शेष सभी कथन सही हैं। इससे संबंधित अन्य तथ्य हैं, ओडिशा अनुसंधान केंद्र, इसकी उद्घाटन तिथि है 26 नवंबर 2023 को और उद्घाटन किया है केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन और ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास के साथ। उद्घाटन स्थल है भुवनेश्वर और इसका उद्देश्य है ओडिशा के इतिहास, संस्कृति, अर्थव्यवस्था और समाज के विविध और सूक्ष्म आयामों का पता लगाने हेतु नवीन ज्ञान प्रदान करने वाले ढांचे का विकास करना। इसकी स्थापना भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ICSR, भारतीय ज्ञान प्रणाली प्रभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM संभलपुर, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT खड़गपुर और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT भुवनेश्वर के सहयोग से है। यह केंद्र शोध करेगा कला, संस्कृति, पुरातत्व, परंपरा और साहित्य, ओडिशा के समाजशास्त्र, राजनीतिक प्रक्रिया और राजनीतिक संस्कृति, कृषि, वाणिज्य, व्यापार और उद्योग, समकालीन ओडिशा के विकास के रुझान, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य देखभाल तथा भविष्य की प्रौद्योगिकी पर।
अन्य कार्य करेगा स्मार्ट शहर, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास, अर्धचालक और दुर्लभ पृथ्वी तथा उन्नत खनिजों पर। अगला प्रश्न है, नवंबर 2023 में विश्व के सबसे बड़े एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का अनावरण किस देश में किया गया है? राइट आंसर है सी, संयुक्त अरब अमीरात। एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का अनावरण संयुक्त राज्य अमीरात में किया गया है। इससे संबंधित अन्य तथ्य हैं, विश्व का सबसे बड़ा एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का अनावरण 21 नवंबर 2023 को संयुक्त अरब अमीरात में किया गया। अनावरण करता है अबू धाबी के उप शासक शेख हज्जा बिन जायद अल नाहयान द्वारा, और यह संयंत्र स्थित है अबू धाबी शहर से 35 किलोमीटर दूर स्विस हॉर्न में, और इस प्रोजेक्ट का नाम है अल धफ्रा सोलर फोटोवोल्टिक इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट, और इसकी क्षमता है 2 गीगावाट। यह पर्याप्त बिजली पैदा करेगा, लगभग 2 लाख घरों को बिजली देने हेतु। कार्बन उत्सर्जन प्रतिवर्ष 2.4 मिलियन टन कार्बन उत्सर्जन विस्थापित होने की उम्मीद है। अगला प्रश्न है, 23 नवंबर 2023 को कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद विकास प्राधिकरण एपीडा द्वारा कई देशों को राष्ट्रीय काजू दिवस पर काजू का निर्यात किया गया। विकल्प में कौन सा देश काजू निर्यात किए गए देशों में शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर है डी, सऊदी अरब काजू निर्यात देशों में शामिल नहीं है। राइट आंसर है डी। और इससे संबंधित अन्य तथ्य हैं, राष्ट्रीय काजू दिवस पर काजू का निर्यात 23 नवंबर 2023 को किया गया, और निर्यात की सुविधा प्रदत्त कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद विकास प्राधिकरण एपीडा द्वारा निर्यात किया गया। बांग्लादेश, कतर, मलेशिया और संयुक्त राज्य अमेरिका को काजू की अब तक पहली खेप भेजी गई है बांग्लादेश को उड़ीसा से। और विशेष तथ्य हैं, कोटे डी आइवर के बाद भारत 15% से अधिक की हिस्सेदारी के साथ काजू का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है। भारत के बाद विश्व के काजू निर्यात में वियतनाम का स्थान है। भारत के शीर्ष निर्यातक गंतव्य संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, नीदरलैंड्स, जापान और सऊदी अरब। भारत के प्रमुख काजू उत्पादक राज्य हैं महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक और तमिलनाडु। भारत मुख्यतः काजू गिरी को थोड़ी मात्रा में काजू सेल तरल और कार्डानोल के साथ निर्यात करता है। अगला प्रश्न है, 24 नवंबर 2023 को राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर एवं नारकोटिक्स अकादमी NACIN और राष्ट्रीय अप्रत्यक्ष कर अकादमी NADT के मध्य किसके लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है? राइट आंसर है सी, संसाधनों को साझा करने हेतु। इससे संबंधित अन्य तथ्य हैं, NACIN राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर एवं नारकोटिक्स अकादमी और NADT राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी के मध्य समझौता, दोनों के मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर 24 नवंबर 2023 को हुए, और इसका उद्देश्य है संसाधनों को साझा करना। किस लिए? उत्कृष्ट व्यवहारों, विशेषज्ञ संकाय, प्रशिक्षण सामग्री और नवाचार प्रौद्योगिकियों जैसे संसाधनों को साझा करने हेतु। हस्ताक्षर करता है NADT के प्रबंधक महानिदेशक प्रशिक्षण जयंत दिद्दी और NACIN के महानिदेशक डॉक्टर KN राघवन। यह सहयोग केंद्रित है कराधान कानून और कानूनी प्रणाली, वाणिज्य और प्रक्रियात्मक कानून, आर्थिक और प्रशासनिक कानून, डाटा विश्लेषण, डार्क वेब
डार्क वेब एक्सप्लोरेशन जैसे अत्याधुनिक जांच तकनीकियों में संसाधनों और शिक्षा विज्ञान को साझा करने सहित पारस्परिक हित के क्षेत्रों पर। इसके अलावा समझौता ज्ञापन के दायरे में शामिल जोखिम प्रबंधन और नैतिकता विशेष तथ्य हैं। इससे पूर्व केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT ने जुलाई 2020 में डाटा साझा करने के संबंध में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। तो वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, और वीडियो आप लोगों को यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।